अब कुछ इसमें चीजें हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, बहुत जरूरी है ये। मनसबदार और जागीरदार दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, होता यह है कि पहले मुगलों के पास जो थे वो कौन कौन से लोग थे? वही लोग थे जो तुर्की से आए थे, यानी कि जिनको तुरानी कहते हैं। मैं इस शब्द को पहली बार जब मैंने समझा था तब मुझे लगा था ये तुरानी मतलब तुर्की और ईरानी दोनों को मिला दीजिए, उस तरीके से समझा था मैंने। लेकिन ये तुरानी मतलब जो तुर्की से, ऑटोमन साम्राज्य आपको याद होगा, उस इलाके से वो आए थे। लेकिन हुआ ये कि मुगल इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और इतने अच्छे से वो प्रशासन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो ईरानी थे, जो भारतीय, इंडियन मुस्लिम कहता हूं इनको, इंडियन मुस्लिम अलग होते हैं जो हमारे देश में, वो इंडियन मुस्लिम में ध्यान रखिएगा। जो आजकल मामला चल रहा है, आप मानिए कि वो हिंदुस्तानी ही है, हिंदुस्तानी मुसलमान है वो। इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठे, जितने भी और अलग अलग समूह थे, इन्होंने क्या किया कि इन सबको अपनी सर्विस में लाया। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये मुगल साम्राज्य है इतना बड़ा, इसके गवर्नेंस के लिए उनको जगह चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे करके इलाके हो गए, तो उसके लिए इन्होंने जिन को हायर किया, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है आज, वो क्या करती है, IAS, IPS इस तरीके से लोगों को बनाती है। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का या फिर एक जगह का एक तरीके से शहंशाह होता है, या कहें एक तरीके से वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है, सबसे बड़ा आदमी DM। उसी तरीके से अब इससे रिलेट कर पाइए आप, तो इन लोगों को जो बड़े बड़े ओहदों पर इनको पहुंचाया, ये जो भी अलग अलग समूह के लोग थे, तो जो ये इनके नौकरशाह बने, मुगल साम्राज्य के जो नौकरशाह बने, जैसे आज के IAS हैं, उन सबको इन्होंने कहा मनसबदार। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को इन्होंने मनसबदार बनाया। तो मनसबदार किस लिए यूज होता है? ये ऐसे लोगों के लिए यूज हो रहा है कि जो कोई मनसब का मतलब होता है एक रैंक, इसको रैंक समझिए, हैसियत, रैंक, पद, पोजीशन। मनसब का मतलब यह होता है, तो जिसके पास मुगल एम्पायर में कोई पोजीशन है, उनको हम मनसबदार कहते थे। ओके, ये मनसबदार की व्यवस्था, रैंकिंग की व्यवस्था, ये मुगलों ने चलाई थी। और इससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई पद, वेतन, क्या सैलरी मिलेगी, और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मैं MR कर देता हूं इसको, तो अगर इस रैंक के हिसाब से पता किया जाता था या फिर डिसाइड होता था कि आपका पद क्या होगा, आपका वेतन क्या होगा, और आपका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दी जाएगी। तो पद और वेतन, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, पद और वेतन का निर्धारण किसके हिसाब से होता था? यह होता था जात के हिसाब से, इसको ZAT कहिए, यह जात के हिसाब से होता था। मतलब जात की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपका लेवल उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहां पर एक मनसबदार है, ठीक, ये मनसबदार है, इसका मतलब ये कोई, इसको अच्छी रैंक मिलने वाली है, मिली हुई है। इसका जात, जैसे मान लीजिए इस साहब की जात है 8000, दूसरे साहब है उनकी जात है 2000, तो इनको रैंक ज्यादा हो गई, इनकी जात ज्यादा हो गई, मैंने एक रैंकिंग सिस्टम, एक प्रणाली थी, और इसके हिसाब से इनको पद, वेतन, ये सारी चीजें ज्यादा मिलेगा, इनको उस हिसाब से कम मिलेगा। और जितनी ज्यादा जात होगी उतना ज्यादा, ये सब देखिए, सब मनसबदार बैठे हुए हैं, जितनी ज्यादा मनसब उस जात आपकी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपका करीबी होगी रॉयल एम्पायर से। ओके, अब जो देखिए 3 चीज होती है, पद, वेतन और जो MR है। MR मैंने लिखा जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैन्य उत्तरदायित्व। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व दिए जाते थे मनसबदारों को, उसके हिसाब से उनको कैवलरी यानी कि घोड़े रखने पड़ते थे। इसी को घोड़े रखने वाले को बेसिकली घोड़े रखने की बात यहां पर कही गई है, घुड़सवार रखने पड़ते थे, राइट। अब ये जो घोड़े रखने पड़ते थे, ये मनसबदार जो है, ये क्या करते थे, इनके लिए जरूरी था कि इनके सवारों का निरीक्षण हो, इनका बकायदा परीक्षण किया जाता था। फिर ये क्या करते थे, ये अपने हर घोड़े पे दगवाते थे। यानी मान लीजिए ये घोड़ा है, मैं ठीक से बना तो नहीं पाऊंगा, मान लीजिए ये घोड़ा है, अब ये जो घोड़ा है इस पे दगवाते थे, यानी कि इस पे एक मार्क लगवाते थे, और जो इसके ऊपर सैनिक है या जितने भी इनके पास कैवलरी है, सोल्जर्स है, उन सबका ये रजिस्ट्रेशन करवाते थे।
हर मनसबदार के लिए जरूरी था कि उसके पास जितने घोड़े हैं, जितने घुड़सवार हैं और जो सैनिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो और घोड़ों पे दगवाना हो, यानी उनके ऊपर एक सील लगी हो। ओके, उसके बाद ही जब ये वाला काम हो जाता था तभी इन सब मनसबदारों को वेतन मिलता था, पैसा मिलता था, धन मिलता था। अब आप कहेंगे पैसा, फिर पैसा आता कहां से था? अब इसके ये मुगल एम्पायर के पास इतना कैसे पैसा आ गया कि इतने सारे मनसबदारों को दिया जा सके? तो मनसबदार जो है अपना वेतन कहां से लेते थे? उनको एक मनसबदार, जैसे ये मनसबदार हो गए ना, एमएस कर देता हूं, ये मनसबदार हो गए, इनको वेतन कैसे दिया जाता था? इनको दी जाती थी एक जमीन, एक इलाका। इस इलाकों को कहा जाता था जागीर। क्या कहा जाता था? जागीर। जैसे जो इक्ता हमने पहले पढ़ा था ना, याद है होगा आपको, जब हमने दिल्ली सुल्तान में इक्ता पढ़ा था, उसी तरीके की एक जमीन दे दी जाती थी इनको, और यहां पर इसको जागीर कहा जा रहा है। इक्ता और जागीर में अंतर बस इतना था कि जो इक्ता के लोग थे, जो इक्तदार थे या मुक्ति लोग थे, वो इसी इलाके में रहते थे और यहां पर अपना राजस्व या रेवेन्यू, टैक्स, कर, लगान वसूल करते थे। लेकिन यहां मनसबदार जो व्यवस्था है, इसमें जो मनसबदार को जमीन मिली है वो जरूरी नहीं है कि वह वहां रहे, बल्कि इनके जो सर्वेंट है, इनके जो लड़के हैं, वो लड़का मतलब बेटा नहीं, लड़के मतलब जो इनके साथ काम करने वाले या जो सर्वेंट्स हैं, नौकर कह सकते हैं, वो यहाँ के राजस्व कलेक्ट करते थे, वो लोग करते थे। मनसबदार तो कहीं और रहता था, कहीं और अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहे कि सैनिक दायित्व निभा रहा होता था। क्लियर है? अब आप देखिएगा कि मैं अब इस जात जो मैंने कहा था ना, जात के बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि 5000 जात वाला अगर कोई आदमी है, यानी अभिजात है, अभिजात मतलब कुलीन वाला, कुलीन हाई लेवल पे आ गया, उसका दर्जा जो था 1000 जात वाले से बहुत ऊंचा था। जैसे मैंने 8000 और 2000 का एग्जांपल ले लिया। तो अकबर के शासन में 29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी जो जात थी वो 5000 के ऊपर थी। 5000, 29 अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे आपके मनसबदार थे, 5000 से ज्यादा उनकी जात थी। औरंगजेब के समय में यही जात जो है, मतलब यही जो नंबर है वो 79 हो गया। मनसबदारों की संख्या हो गई 79 जिनके पास 5000 के ऊपर है। ठीक, इससे क्या गड़बड़ी हुई, क्या समस्या आई, इसको भी देखेंगे। मैंने जैसे कहा था कि मनसबदार और मुक्तियों में अंतर मैं आपको बता देता हूं। इसमें अंतर यही है कि मनसबदार जो है अब उस इलाके में नहीं रहते थे, बल्कि उनके नौकर वहां से पैसा लेते थे, लेकिन जो मुक्ति थे वो उसी जगह पे रहते थे, उसी जागीर पे, उसी जमीन पे रहते थे। राइट है? ठीक, मतलब मनसबदार को ये नहीं था कि आप अपने इलाके में जाइए और वहां पर राजस्व या कर एकत्रित करिए, वो नौकर करते थे, वो अब किसी और जगह पे रहते थे, मनसबदार किसी और जगह पे सेवारत रहते थे। ओके, अब हुआ ये कि अकबर के शासनकाल में ये जो भी जागीर थी, इनका बहुत अच्छी तरीके से आंकलन किया गया कि कितनी जागीर है। ओके, ताकि इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के बराबर हो। जैसे मान लीजिए आपने 5000 वाले जात को, जिसकी जात है Z80 मनसबदार, इसको एक जमीन दी। अब 5000 के ऊपर है, आप इसको देना चाह रहे थे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 रुपए, और जो यहां से वो लगान कलेक्ट कर पा रहा है वो केवल कर पा रहा है 2000 रुपए, तो गलत हो गया ना। 2000 में कहां से वो कर पाएगा? तो ये एक ऐसा इन्होंने किया, बहुत अच्छे से आकलन किया कि जो जमीन या जितना इलाका इनको दिया जा रहा है वहां से जितना पैसा है वो कम से कम इनकी सैलरी के हिसाब से हो। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आए, यहां पर मामला बिगड़ गया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि मनसबदारों की, जैसे मैंने आपको कहा, 79 से ऊपर संख्या हो गई। अब होता क्या था कि जागीर मतलब जमीन है, अब जमीन तो जितनी है उतनी है। अब इतने सारे जो मनसबदार है उनको जमीन मिलने में या जागीर मिलने में बहुत समय लग जाता था, बहुत ज्यादा समय लग जाता था। इसके अलावा क्या हो गया कि क्योंकि जागीर की कमी तो हो ही गई थी, होता यह था कि जैसे यहां एक जागीरदार है, उसके पास, उसको ये लगता था जितना मैं चूस सकूं, जितना मैं निकाल सकूं, उतना मैं निकाल लूं। इस जागीर से उसने लंद फंद पैसा, राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि औरंगजेब इस सब चीजों पे कंट्रोल नहीं रख पाया। और होता क्या था, क्योंकि यहां पर देने वाले कौन है? गरीब किसानी तो होते हैं, उनका 50% से ज्यादा ले लिया जाता था। तो ये जो लोग हैं, ये बेचारे बहुत प्रॉब्लम में आ गए। तो इसीलिए फिर आगे चल के रिवोल्ट हुए, आगे चल के विद्रोह हुए। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सवारों के साथ आपका मनसबदार, यहां पर देखिए इस तरीके से इनके पास घोड़ा होता था, इनके पास सैनिक होता था। मनसबदार, इसका काम मिलिट्री वाला काम होता था।
और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये जो शाहजहां है उसके राज्यकाल में कुछ 2 चित्र दिखाए गए हैं और ये जहांगीर के समय का भ्रष्टाचार है। इसमें क्या है कि एक अफसर जो है वो घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है और यहाँ पर एक आदमी, एक अधिकारी जो है बेचारा गरीबों को मार रहा है। जो आजकल की गांव की सिचुएशन हमको दिखती है, वो जमाने में भी ऐसी हुआ करता था। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, उनको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक नाम